हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के आया हूँ। जैसा पिछला वीडियो में था मेरे, ये पूरा अभी 6-7 वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड टाइम से जुड़े हुए जो सवाल होंगे उसी को मैं लूँगा। तो आज मेरे पास फिर से एक सवाल है जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से जुड़ा हुआ। तो इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन को बनाऊँ, सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये समझा देता हूँ। तो अपस्ट्रीम होता है कि अगर नदी ऐसे करके बह रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, एरो दिखा दिया मैंने, इस तरफ बह रही हो, और आप अपना बोट इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बोट अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी की धारा इधर है, इसको हम स्पीड मतलब हम कहते हैं कि स्ट्रीम का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन किधर है। तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है वो डाउनस्ट्रीम होता है। और धारा के अगर आप विपरीत उल्टा चलेंगे, उल्टा ऑपोजिट चलेंगे, तो धारा नीचे की तरफ जा रही है और बोट इस तरफ को जा रहा है, इसको हम लोग अपस्ट्रीम कहते हैं। और अगर धारा इधर को जा रही है और बोट भी इधर को ही जा रही है, बोट का भी डायरेक्शन इधर ही है, इसको हम लोग डाउनस्ट्रीम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। अब कुछ बातें आप समझ लें, अपस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है। और ये सिर्फ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात नहीं है, आपके अपने स्पीड की भी बात है। अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं किया हो तो आप कोशिश करिएगा कि कभी बहुत तेज आंधी चल रही हो स्कूल में, अगर आप प्लेग्राउंड में हो या स्कूल से वापस आ रहे हो और बहुत तेज आंधी चल रही है, बारिश वो है भी, बहुत बार नहीं भी है, बहुत तेज आंधी चल रही होती है, तो अगर आंधी का डायरेक्शन इधर है और आपका डायरेक्शन ये है, तो आप पाएंगे कि आपका स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर आंधी बहुत तेज है और आपकी स्पीड ऐसे, तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। अगर आपका स्पीड ऐसा है और आपकी मतलब आंधी की स्पीड ऐसी और आपका भी स्पीड इसी डायरेक्शन में है, तो आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक आप चले जा रहे हैं। जिन्होंने एयरप्लेन में जो बच्चे फ्लाई करते हैं फ्रिक्वेंटली, या जिन्होंने किया होगा और जिनको ये थोड़ा सा आइडिया होगा, उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक टेल विंड होता है, एक मतलब हेड विंड होता है। तो हेड विंड और टेल विंड ऐसा होता है कि अगर ये हमारा एरोप्लेन है और ये हमारा एरोप्लेन का हेड है, तो अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है और जिस जगह पहुंचना होता है उसमें 1-2 घंटे का गैप होता है, अगर बहुत लंबा दूरी हो तो। छोटा दूरी हो, अब दिल्ली से मुंबई जाना है, तो फिर तो 2 मिनट का गैप, 4 मिनट से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसा हो कि जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है विंड भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप देखेंगे कि वो 2-3 घंटे पहले उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। लेकिन इसके लिए डेस्टिनेशन बहुत लंबा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, कम से कम 15-16 घंटे का डिफरेंस हो, तब आप ऐसा 1-2 घंटे का गैप पाएंगे। तो इससे दिखता है कि जो विंड होता है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कभी भी अगर मान लें कि विंड अगर इधर जा रही हो और आप इस तरफ को चलने की कोशिश करें और बहुत तेज अगर विंड है, तो आपको लिटरली बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ये काम करने के लिए, मतलब उसमें जाने के लिए। ऐसा हम लोग बचपन में हमने काफ़ी किया है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, लेकिन आज भी जो बच्चे गाँव में रह रहे हैं, जो बच्चे इंटीरियर में रहते हैं, उन्होंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। मैं शहर के बच्चों के बारे में नहीं कह सकता ये चीज़, क्योंकि शहर में बिल्डिंगें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आंधी आप बहुत कम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन किया भी होगा तो पता नहीं आपके घर वालों ने आपको निकलने दिया होगा या नहीं निकलने। लेकिन ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड बहुत धीरे हुई और विंड बहुत ज़्यादा है, तो आप बजाय आगे जाने के, आप विश्वास करें, आपको विंड पीछे की तरफ धक्का दे देगा। मतलब आप आगे नहीं जा पाएँगे, बाकायदा, और आप पीछे चले जाएँगे। तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए विंड से, तभी आप विंड को क्रॉस कर पाएँगे। ठीक है? अब चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 2 बातें होंगी। एक तो स्पीड ऑफ द बोट होगा, स्पीड ऑफ द बोट की बात की जाएगी, और एक दूसरा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव है, करंट आप कह सकते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या करंट भी आप कह सकते हैं। नदी है तो आप करंट वर्ड यूज करिए, शांत पानी है, थोड़ा सा शांत पानी, तो आप स्ट्रीम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर अपस्ट्रीम होगा
अपस्ट्रीम। तो बोट के स्पीड में से स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंगे हम। क्यों करेंगे वो भी मैं आपको कारण बताता हूं। और डाउनस्ट्रीम होगा, डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंगे आप, स्ट्रीम। ये दोनों मैं आपको रीजन दे देता हूं क्यों। अपस्ट्रीम में अगर बोट जा पा रही है, अगर बोट जा पा रही है तो ये तभी जा पाएगी जब बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम करंट बहुत तेज है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो नदी में बाढ़ के टाइम, अगर आपने उत्तराखंड का अभी रिसेंट में जो बाढ़ आया था, फ्लड आया था, वो अगर आप वीडियो देखें तो जितनी तेजी से पानी जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उसमें अगर कोई जहाज अगर चलने की कोशिश करेगा तो उसको चलने देगा? वो जहाज की हालत खराब हो जाएगी। और जो अगर छोटा मोटा जहाज है तो उसको तो बकायदा चलना, आगे जाना क्या, उसको तो उलट के फेंक देगा वो, इतना स्पीड था, करंट होता है पानी में। अगर बहुत बड़ा जहाज है जो समुद्र वगैरह में चलता है, अगर वो भी ऐसे में चलने चाहेगा तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। मैं ये तो नहीं जानता चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं अगर चल पाएगा तो उसकी स्पीड बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि जो करंट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। यही लॉजिक यहां पे भी होता है। तो अगर बोट की स्पीड, जो करंट है उसकी स्पीड से ज्यादा होगी तब तो बोट निकल पाएगा, लेकिन बोट की स्पीड फिर भी कम हो जाएगी। मान लेते हैं बोट की स्पीड 10 है और स्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो 10 - 5, तो मतलब बोट दरअसल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा। ये इसका मतलब है। और अगर डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं और बोट की स्पीड 10 है और स्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो दोनों को ऐड कर देगा वो, तो 15, मतलब और तेजी से जाएगा। थोड़ा सा वो हल्का सा इंजन स्टार्ट भी नहीं करेगा तो देखेगा पानी में खुद ही बह करके फटाफट फटाफट निकले। क्योंकि जो स्ट्रीम में, अगर स्ट्रीम मान लीजिए करंट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है नदी में, अगर आप लोगों ने ये बात कभी महसूस किया होगा अलग अलग वीडियोस और दूसरी चीज़ों को देख करके, तो आप पाएंगे कि जो पानी की स्पीड होती है, अगर आप उसमें कुछ छोड़ दें, रख दें ऐसे हल्का सा कोई कागज वागज का कोई, या कोई भी हल्की सी चीज रख दें, तो जो पानी की स्पीड है उस स्पीड में तो वो खुद ही जा रहा होगा, है ना। एक तरह से पानी को बस की तरह ट्रीट करिए। तो बस की स्पीड जो है, आप जब बैठ गए उसमें, तो बस की स्पीड जो है वही आपकी भी स्पीड है। बस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही है, कोई भी चीज को अगर पानी में रख दिया गया तो पानी की जो स्पीड होगी वही उस सब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी। और अगर उसकी अपनी भी कोई स्पीड होगी तो दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। तो ये सिंपल फंडामेंटल होता है कि अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। कभी भी आप उल्टा मत कीजिएगा, स्ट्रीम का स्पीड माइनस बोट का स्पीड मत कीजिएगा। ऐसा करके जब हम ये वाला करते हैं ना, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बोट का स्पीड है वो स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा है, इसीलिए बोट जा पा रही है। अगर बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से कम हो जाएगा तो बोट जा ही नहीं पाएगा पानी में, वो वहीं रह जाएगा, या फिर उसको और पीछे 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 पीछे, जहां मतलब वो जहां नहीं जाना चाह रहा उधर की तरफ चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड करते हैं हम लोग, उल्टा नहीं करते हैं। और एडिशन में तो आप दोनों में से जो चाहें आप कर लें। तो ये इस सवाल का मेन क्रक्स है। तो इस तरह के किसी भी सवाल का मेन जवाब यही है। अब चलिए मैं आपको ये सवाल बना के दिखाता हूं। तो बोला गया ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रो डाउन स्ट्रीम मतलब बोट को डाउन स्ट्रीम में चला पा रही है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है उसको, या जा रही है, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चली जाती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब आप देखिए 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम है तो, और जब ऊपर जा चढ़ना है तो 4 किलोमीटर वो 2 घंटा लग रहा है उसको, सिर्फ 4 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटा लग रहा है, और नीचे जाते समय इसी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चली गई थी। जो नदी में अगर कभी, अगर आपको ये जानकारी मिले कभी, तो जो लोग नदी में तैरते हैं उनसे पूछिएगा कि करंट के अगेंस्ट तैरने में कितनी हालत खराब होती है। अगर वो उसमें तैर पा रहे हैं तो मान लीजिए स्विमिंग पूल तो खैर उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो तो कागज के फूल की तरह है, वो जब चाहेंगे जितना चाहेंगे तैर लेंगे। तो नदी में तैरना बहुत अलग बात हो जाती है, और करंट के साथ जब आप तैरते हैं तो आपको लगता है कि अरे बस ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन दरअसल में जब करंट के अगेंस्ट आप तैरते हैं तब आपको पता लगता है। खैर, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन बनाना। तो बोला गया ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी, मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं तो जगह मेरे पास रहेगा। लेट द स्पीड ऑफ द
दो स्पीड रहेगा इसमें, बोट का और करंट का, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी स्मॉल बी किलोमीटर पर आवर। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मतलब जो वर्ड है उसी का पहला अल्फ़ाबेट उठा करके मैं मतलब इसको वेरिएबल बना लूँ। और यही चीज़ हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में करेंगे। स्ट्रीम बी एस किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप अपस्ट्रीम लिख लीजिए। अपस्ट्रीम इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि बोट का स्पीड जो भी है वो माइनस स्ट्रीम का स्पीड वो सब्ट्रैक्ट होगा। और डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा। तो ये हमने कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फिर से वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और देखेंगे। मतलब इसी में जो तीनों रिलेशनशिप है कोई भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। 20 किलोमीटर दे रखा है और 2 आवर्स दे रखा है ना। तो अगर हम चाहेंगे तो 20/2 कर देंगे तो 10 इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर अलग बात हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। स्पीड को इधर ले आया और टाइम को उधर लेके चले। तो डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर है और स्पीड, स्पीड का मतलब अब डाउन स्ट्रीम, अब ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का दिखा रहा है ना। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, ये तो स्पीड है। याद रखिए कि ये स्पीड ऑफ द बोट है और ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो स्पीड को जब आप जोड़ेंगे तो स्पीड ही मिलेगी आपको, कुछ और नहीं मिलेगा। तो ये डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की क्या स्पीड होगी वो बताया गया है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमारे b प्लस एस है। तो 20 किलोमीटर विच इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अपॉन स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम है ये। b प्लस एस हम लिखेंगे, b प्लस एस। ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, टाइम। तो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 2 घंटा लिखा हुआ, 2 आवर्स। 2 आवर्स, आवर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपने लिखा। इससे एक इक्वेशन बनाते हैं। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b प्लस एस इक्वल्स टू 10। एक हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। ओके, अब लिखा है अपस्ट्रीम जाता है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, b माइनस एस। कितना किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर। तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, b माइनस एस इक्वल्स टू फिर से 2 आवर है, हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 लिख लेंगे। तो हम 2 इक्वल्स टू b माइनस, मुझे विश्वास है कि ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, चलिए यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या है, b प्लस एस इक्वल्स टू 10 और b माइनस एस इक्वल्स टू 2। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, b प्लस एस इक्वल्स टू 10 और b माइनस एस इक्वल्स टू 2। दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए एलिमिनेशन आपके बहुत हैंडी आ रहा है, मोस्ट ऑफ द सवालों में एलिमिनेशन हम यूज़ कर पा रहे हैं। 2b इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इज 12। तो b इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, बाद में लिखूंगा वो। और b की जगह मैं 6 रख दूंगा यहाँ पे, 6 प्लस s इक्वल्स टू 10। s इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज 4। तो आप देख सकते हैं कि b हमारा 6 किलोमीटर पर आवर रह गया और ये 4 किलोमीटर पर आवर रह गया। तो आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो पानी का जो करंट है उसकी स्पीड, पानी का करंट समझ रहे हो ना, पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। और दोनों को वेरिफिकेशन प्रोसेस मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं बार बार ये पुराने वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। वेरिफिकेशन प्रोसेस आप उसी प्रोसेस में करेंगे, उसी तरह से करेंगे, आप रख के आप चेक करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। तो ये बना चुका था, ये बन गया। अब मैं ये एक दूसरा प्रॉब्लम, गुड। देखिए ये रमेश ट्रेवल्स 760 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। मान लेते हैं कि किसी का घर जो है वो यहाँ से दिल्ली से 760 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 760 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं ये दिल्ली है और ये कोई एक जगह है, एज्यूम कर लेते हैं यूपी में गोरखपुर है।
गोरखपुर। आई बिलीव ये ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस होगा इसमें। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 760 किलोमीटर है, मान लिया। और बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है 760, ये पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार की जाती है, क्योंकि ट्रेन एक डिस्टेंस तक जाती है, उसके बाद वहाँ तक ट्रेन नहीं जाती जहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो वहाँ से हमें कार कह लीजिए, टैक्सी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो लेकर के आगे ट्रैवल करना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं कार से ट्रैवल करता हूँ। ये मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, कार से ट्रैवल करता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। He takes 8 hours if he travels 160 किलोमीटर by train and rest by car। बोलता है कि अगर 160 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर करे और बचा हुआ कार से, तो 8 घंटे लगते हैं। ये तो उल्टा ही कर दिया मैंने, ट्रेन ही छोटा बना दिया। चलिए मैं कोई बात नहीं, हटा देता हूँ इसको, कार कर देता हूँ, ताकि कम से कम दिखने में कुछ हद तक तो ठीक लगे। तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। 160 किलोमीटर, ये 160 किलोमीटर है, बाय ट्रेन है, और बचा हुआ कार से है। तो 760 में से 160 इधर दे दिया, तो कितना बचा? ये 600 बचा। 600 किलोमीटर बाय कार है ये हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से। और ऐसा हम कितनी देर में कर पा रहे हैं? 8 घंटे में कर पा रहे हैं। तो टोटल हमारा 8 आवर्स लग रहा है ऐसा करने में। अगर इसकी जगह यही 760 किलोमीटर हम ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा सफ़र करें, He takes 12 minutes more if he travel 240 किलोमीटर बाय ट्रेन। 240 किलोमीटर अब मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, 240 किलोमीटर बाय ट्रेन। ये रहा ट्रेन से 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये रहा ट्रेन। एंड बचा हुआ सारा का सारा मैं कार से ट्रैवल करता हूँ। तो बचा हुआ कितना? 760 में से 240 निकाल दीजिए, तो 520 बचेगा। तो ये रहा 520 मैं कार से ट्रैवल करता हूँ। लेकिन ऐसा जब करता हूँ तो मुझे 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 12 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं ऐसा करने में। तो 8 घंटे और 12 मिनट, 12 मिनट। ओके, आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो पूछा है इसमें स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार, वो पहले हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास देखिए फिर से यहाँ टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, दो चीज़ गिवन है। हमें स्पीड पूछा ही गया है, ये तो क्लियर है। तो तीन ही कंपोनेंट होता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम गिवन है, स्पीड हमारे पास नहीं है, स्पीड को हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट ए बी द डिस्टेंस, ए बी द स्पीड of train and b be the speed of car। ये हमने assume कर लिया 1 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने सिंपली ए लिख लिया है, ठीक है। अब ट्रेन से 160 किलोमीटर ये जाता है, पहले वाले केस में, केस 1 है ये, केस 1 एंड दिस इज केस 2। ट्रेन से 160 किलोमीटर जाते हैं, तो डिस्टेंस 160 है, डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे ट्रेन की। अगर ट्रेन से जा रहे हैं 160 किलोमीटर, अगर हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो स्पीड भी तो ट्रेन की लेंगे ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो पता लग जाएगा कितना टाइम ट्रेन ने लिया वहाँ। मतलब 160 किलोमीटर, अगर मान लीजिए कि आप कार से जाते हैं कहीं पे 100 किलोमीटर जाते हैं और आपकी कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ये पता लग जाएगा ना कि आप 2 घंटे में पहुँचे हैं कार से। यही तो पता लगेगा, 2 घंटे पैदल तो नहीं पहुंचे ना, 2 घंटे आप कार से चलने में, वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगे आप। उसी तरह से ट्रेन से पहुंचने में या ट्रेन से 160 किलोमीटर ट्रैवल करने में मुझे कितना टाइम लगा, ये मुझे जानना है। तो 160 किलोमीटर दैट इज 160 डिवाइडेड बाय ट्रेन का स्पीड क्या है? ए। तो ये रहा, तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। आपको बताया जा चुका है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप जानते हैं। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम को इधर ले गए, स्पीड को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम मिलेगा। तो ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये पूरा का पूरा दरअसल में अब एक टाइम है, याद रखिएगा। दिख रहा है
कि ये तो डिस्टेंस है, ये तो स्पीड है, बट है ये पूरा टाइम, क्योंकि दोनों को देखिएगा तो टाइम है। ओके, और आप जानते हैं कि ये वाला जो टाइम है प्लस कार वाला जो टाइम है, दोनों टाइम मिला के 8 घंटा लगा है, ये बात तो लिखा हुआ है। तो कार से कितना किलोमीटर गया, 600 किलोमीटर गया। 600 डिवाइडेड बाई कार से कितना टाइम लगा, यही तो जानना है। तो 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाई बी कर देंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कार से कितना टाइम लगा पहुंचने में। और टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार, दोनों का टाइम अगर जोड़ दें तो हमें 8 घंटा मिलेगा। ये बात तो क्लियर है। और देखिए यहाँ पे 8 आवर्स है, इसलिए क्योंकि ये 1 किलोमीटर पर आवर है। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अभी अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो मैंने बोला था यहाँ पे कि ये 1 किलोमीटर पर आवर है, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली ये लिख दिया मैंने। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर और आवर, तो दरअसल में सारे के सारे चीज़ें जो हैं ये घंटे में है, आवर्स में दिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वाला केस लेता हूँ। नेक्स्ट वाले केस में 240 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो फिर से वही है, 240 बाई ए कर देंगे तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये ट्रेन से कितना समय मिला ये मुझे पता लग जाएगा। और कार से कितना, तो 520 कार से लग गया मेरे पास, तो ये टाइम टेकन बाय कार है, कार से कितना टाइम लगा ये हमें पता लग गया। और ऐसा करते हैं तो 8 घंटा 12 मिनट, 8 आवर्स एंड 12 मिनट लगता है। तो आप जानते हैं कि इस तरह से नहीं लिखा जाता, 8 आवर्स एंड 12 मिनट्स लिखना ठीक नहीं है, हम सब कुछ को आवर में चेंज कर लेंगे। तो आवर में कैसे चेंज करते हैं आप, अब आपको देखना है कि 12 मिनट, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर होता है ना। तो 1 मिनट, ओ मैंने ही ढक लिया, सॉरी, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर होता है। तो अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 तो है ही। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 आवर। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ऐसा करके दिखा दे रहा हूँ। तो 12 मिनट कितना हो जाएगा, 12 मिनट 1/60, 12, देखिए 12 मिनट का मतलब यहाँ पे इंटू 12 कर दिया, तो एक तरफ अगर आपने इंटू 12 किया तो इधर भी करेंगे ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 12, तो देखिए कितना आ गया, 12/60 विच इज 1/5 आवर, है ना। तो उसी तरह से 8 आवर, 8 1/5 आवर, ये हो गया। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, 8 12/60, तो 12/60 को 1/5 यहीं पे लिख लेते, 8 1/5 ऐसा। ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप मिनट को आवर में चेंज करेंगे, तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो ये देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, आपको सिखाया है मैंने। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो आपको सिखाया है कि कभी भी डिनोमिनेटर में एक्स और वाई हो, यहाँ पे वेरिएबल ए और बी है, डिनोमिनेटर में एक्स और वाई हो, तो कभी भी हम डिनोमिनेटर में एक्स और वाई नहीं रखेंगे, हमेशा उसको न्यूमरेटर में रखना है। कैसे रखेंगे हम लोग लिखेंगे कि लेट 1/a इक्वल्स टू, इस बार एक्स लिख लेते हैं, 1/b इक्वल्स टू हम लोग वाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 160 इंटू, मैं लिख लेता हूँ 1/a प्लस 600 इंटू 1/b इक्वल्स टू 8। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुरानी जितने वीडियोस हैं सिंप्लीफिकेशंस की अच्छे से देखें, आपको ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने काफ़ी सारे सवाल बनाए हैं, एक दो नहीं, कम से कम 10-15 सवाल मैंने बना दिए। ओके, अब दूसरा, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर 1/a का नाम अगर आपने x रखा है, तो 160 x हो जाएगा प्लस 600 y हो जाएगा इक्वल्स टू 8। ये आपका सिचुएशन एक तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा, इसी तरह से दूसरा भी होगा, तो 240 x हो जाएगा प्लस 520 y हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, 8 5 जो 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41/5। तो दिस इज 41/, तो आप ये लिख सकते हैं 240 x प्लस 520 y इक्वल्स टू 41/5। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके इस तरह का इक्वेशन दिखेगा। अब सवाल उठता है कि इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें, तो बहुत बड़ा है। तो आप इसमें क्या करिए ना, देखिए सब में 0 0 0 दिख रहा है, तो आप क्या करिए, सबको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड कर देंगे, छोटा दिखेगा ये। तो मैं 10 से इसको डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, है ना। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप पहचान सकें कि डिवाइड करने के बाद तो ये हो जाएगा 16x प्लस 60y
इक्वल्स टू 10, 8/10 हो जाएगा। 8/10 को आप 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 ही रहने दीजिए। और अगर आप देखें इसमें तो और भी ये डिवाइड हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो 4 से और एक बार डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 4 से डिवाइड होगा और इधर भी होगा, तो 1/4। इधर करेंगे 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 15y इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5। ये आप एक नाम दे दीजिए 1। देखिए छोटा हो गया ना अभी काफ़ी। इसी तरह से हम सेकंड वाले को भी करेंगे। सेकंड वाले को भी हम पहले 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 24x प्लस 52y इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करेंगे तो 41/10 5 जा 50, ये आ गया आप। ओके, नेक्स्ट एक और बार कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 2 से अगर आप करेंगे तो 12x प्लस 26y इक्वल्स टू 41/100, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। और भी 2 से करेंगे तो होता चला जाएगा, लेकिन नीचे बड़ा होता चला जाएगा। तो आपकी मर्जी है, और 2 से करना और कर लीजिए। तो 6x प्लस 13y इक्वल्स टू 41/200, ये आ गया। 2 से जब आपने डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। 2 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे भी आप 2 से करेंगे और इनटू यहाँ पे भी 2 से करेंगे, ये मतलब है। और इसी तरह से बचा हुआ हर स्टेप में किया। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 6x प्लस 13y इक्वल्स टू 41/200। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये यार ये तो फ्रैक्शन में आ गया है, इसको कैसे सॉल्व। घबराइए मत, आपके पास एक उपाय तो है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 200 को 6 से करेंगे तो फिर तो ये 1200 आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं हुआ ना आपको डिवाइड करके, क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। तो ये 6 है, ये 4 है। हमें दोनों मतलब एलिमिनेशन से अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करने का सोचेंगे। इसको नहीं सोचेंगे, इसको इसलिए नहीं सोचेंगे, 15 और 13 है, अगर हमें इसको y को हटाना है तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 15 से। मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी समझ में ना आए तो आप कुछ मत कीजिए, इस y के कोफिशिएंट को नीचे वाले के y का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर वाले से कर दीजिए, सिंपल, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, है ना। तो हमें देखना है इसको 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। अगर 13 और 15 और 13 का एलसीएम आप लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा आपको देखना है कि 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम वाला नंबर है वही आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा। इसीलिए बेहतर है कि मैं इसको 3 से कर दूं और इसको 2 से कर दूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 होता है। तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा। इससे क्या होगा, x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12x प्लस 15 3 या 45। जाहिर सी बात है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज 3/5। और उसी तरह से ये भी होगा 12x प्लस 13 2 या 26y, सॉरी y है यहाँ y, और इक्वल्स टू 2 से इधर कर देंगे तो 41 इंटू 2 इज 82 अपॉन, चाहते तो आप काट भी सकते थे लेकिन ठीक, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। अब हम दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऐड करने से नहीं कैंसिल होगी। बहुत बच्चों के मन में सर आप ऐड क्यों नहीं कर देते हो, ऐड करेंगे तो देखिए 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्ट करने से ये कटेगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया। 45 माइनस 26 आप करेंगे तो 26 30 और 19y आ जाएगा, तो 19y। एक बार आप जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। 30 40 एंड 45, तो 4 10 और 5, ठीक है 19। एंड इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3/5 साइड में कर लीजिए आप, 3/5 माइनस 82 बाई, इसको लिख लीजिए 41 बाई, है ना। 82/100, 200 को काट लेते हैं तो 41 बाई, इजी होगा एलसीएम लेना। एक्सक्यूज मी, 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो एलसीएम, सॉरी 5 और 100 का एलसीएम होगा विच इज़ 100 होगा, कि 5 के टेबल में 100 आता है। तो 100 को 5 से करेंगे तो 20,
20 मल्टीप्लाई 3 इज 60 माइनस 100 तो दैट इज 41। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 9 एंड 10 दैट इज 19 बाई, अब इसको सॉल्व कर दिया तो आया 19 बाई, है ना। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, 19 से 19 आप काट सकते हैं तो y इक्वल्स टू 1 बाई, तो y की वैल्यू आ गई। आप किसी में भी प्लग करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं छोटे वाले में ही प्लग करना ज़्यादा अक्लमंदी होगी तो मैं इसमें प्लग कर देता हूँ। वो आप लिखेंगे कि प्लग दिस इन इक्वेशन 1 इक्वेशन, वो आपका काम है। मैं विश्वास करता हूँ कि अब तक आप ये सीख चुके हैं। सो 12 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, सॉरी मैं छोटे वाले में करूँगा ना, बड़े में क्यों, ये रहा 4x है, 12 को क्यों, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो आई शुड बी, मतलब मुझे छोटा वैल्यू देखना है। तो 4x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 1/100 एंड इक्वल्स टू 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 4x इक्वल्स टू 3/5 माइनस 5/, तो आप जानते हैं एलसीएम कितना होगा, अभी दोनों का जस्ट मैंने लिया है, 100 और 5 का एलसीएम 100 होता है। 100 को 5 से डिवाइड करें 20, 20 इंटू 3 इज 60 एंड माइनस 5 रह जाएगा। इज 4x इक्वल्स टू 60 माइनस 5/100, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 60 माइनस 5 इज 55/100 एंड ये 4 ऊपर है तो ये आके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 55/400। ये तो ये वैल्यू जब आएगी, फिर से ऊपर चला गया, तो ये 55/400, बट आई बिलीव इसमें मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे एक बार दोबारा इसको वेरीफाई कर लेना। तो दिस इज़ 4x प्लस 5/100, 4x प्लस y की जगह मैंने 5/100 डाल दिया, y की जगह 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई, ओके 4x प्लस 5 इंटू 1/100 है, 5 इंटू 1/100, ओ गलत हो गया ये, 4x इंटू ये 15 इंटू वाई है, ये वाली वैल्यू तो मैंने गलत कर दी है, तो मैं इसको सुधार लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ 4x प्लस 15y इक्वल्स टू 1/5, तो मुझे सुधारना पड़ेगा इसको। चलिए मैं इसको 15, जो ये वायलेट कलर जो पर्पल से है वो करेक्शन है, 15y इक्वल्स टू 1/5 है, 1/5, तो बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। चलिए इसको मिटा ही लेता हूँ, गड़बड़ करेगा, तो चलिए तुरंत मिटा लेता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 15/100 एंड 1/5 माइनस 15/100। अब सॉल्व हो जाना चाहिए ये, 5 और 100 का एलसीएम 100 होगा, 100 को 5 से करें 20 माइनस 15, तो क्लियरली 20 माइनस 15 इज 5/100 इंटू 4, ये 4 इधर आ गया। तो स्टिल आई थिंक देर इज सम मिस्टेक, लेट मी, नहीं कोई भी मिस्टेक नहीं मिला, तो ये तो कुछ मिस्टेक ऐसा दिख नहीं रहा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिख रहा तो ज़बरदस्ती का मिस्टेक क्यों ढूंढें हम। तो इसको आगे देखेंगे अगर हम लोग तो पाएंगे कि 5 20, तो 20 इंटू 4 इज़ 80, तो x इज इक्वल्स टू 1/, सॉरी 80, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ 1/100। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने 1/a का नाम x रखा था और 1/b का नाम y रखा था, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/a इक्वल्स टू 1/x है, सॉरी x है, तो 1/a, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/80, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा 1/b, 1/b इक्वल्स टू y है, तो y की जगह मैंने 1/100 रख लिया क्योंकि y की वैल्यू 1/100 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल्स टू किलोमीटर पर, और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीड ऑफ द कार को रिप्रेजेंट कर रहा था, और a स्पीड ऑफ द ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपका स्टेटमेंट भी होगा कि देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार इज 100 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका स्टेटमेंट, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चंस जो आज मैंने किए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह का और भी क्वेश्चन अभी आएगा, मैं और एक दो करके इस तरह के सवाल को दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें।
आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।